नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं कमलेश्वर की कहानी राजा निर्बसियां। यह कहानी यूजीसी नेट में प्रस्तावित है। इस सत्र में हम कहानी के प्रमुख पात्र, कहानी की समीक्षा और प्रमुख कथनों का अध्ययन करेंगे। तो यह कहानी है जो राजा निर्बसियां एक प्रयोगधर्मी कहानी है, जिसमें कहानीकार ने किस्सा गोई का प्रयोग किया है। कहानीकार माँ के द्वारा सुनाई गई कहानी है। एक राजा निर्बसिया की कहानी उसको उपकथा के रूप में प्रस्तुत करता है। यह एक पौराणिक कहानी है तथा घटनाएं इसमें आधुनिक हैं। आधुनिक कथा को जोड़ा गया है और दो कहानियां एक साथ इसमें चलती हैं। जो राजा निर्बसिया कहानी है, यह किस्सा गोई में प्रयोग है, यानी पुराने समय में जब माँ किसी बच्चे को जो कहानियां सुनाती थी, पुराने राजा और रानियों की कहानियां, उस प्रकार की कहानी है और नए इसमें पात्रों को जोड़ा गया है। तो कमलेश्वर के बारे में संक्षिप्त में अध्ययन। जो कमलेश्वर का मूल नाम है वह कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना था। इनका जन्म 6 जनवरी 1932 ईस्वी में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका निधन 27 जनवरी 2007 फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं जॉर्ज पंचम की नाक, कोहरा, कथा प्रस्थान, राजा निर्बसियां, मांस का दरिया, ये 2 बार लिख गया है, और मेरी प्रिय कहानियां। तो इनके ये प्रमुख कहानी संग्रह हैं। कमलेश्वर 20वीं सदी के सबसे सशक्त रचनाकारों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखन, फिल्म, पटकथा जैसी अनेक विधाओं में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, पत्रकारिता भी की है, स्तंभ लेखन भी है उनके, फिल्मों के लिए उन्होंने पटकथाएं भी लिखी हैं। तो सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाओं का उन्होंने परिचय दिया है। नई कहानी आंदोलन को उन्होंने एक नई दिशा प्रदान की है। कमलेश्वर ने राजा निर्बसियां उनकी प्रथम मौलिक कहानी है। इस संग्रह में 7 कहानियां संग्रहित हैं। तो राजा निर्बसियां कहानी संग्रह है राजा निर्बसियां, 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है ये, और कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह है राजा निर्बसियां। समय है इसका 1957 ईस्वी। तो इसमें प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं? देवा की माँ, पानी की तस्वीर, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना, मुर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज, राजा निर्बसियां। ये इसमें जो 7 कहानियां हैं ये इसमें संग्रहित हैं। और कमलेश्वर की कहानियों के प्रतिपाद्य विषय क्या है वो हम देखते हैं। जो राजा निर्बसियां कहानी है, इसमें पौराणिक कथा के साथ साथ चंदा की आधुनिक कथा के द्वारा समानांतर दोहरी कथा के माध्यम से आधुनिक जीवन की विसंगतियों का चित्रण करती एक नई कहानी है। आधुनिक जीवन में किस प्रकार की विसंगतियां हैं व्यक्ति के जीवन में, उन विसंगतियों को कहानी चित्रित करती है। चंदा जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से हताश है। चंदा एक महिला है और उसका पति बीमार है। जो जगपति इसका नाम है, उसकी परिस्थितियों से वो परेशान है, आर्थिक मजबूरियां उसके सामने हैं। कहानी के प्रमुख पात्र हैं। मुख्य पात्र में कौन कौन है? जगपति कथावाचक का स्कूल का एक दोस्त है। ये वकील के यहाँ मुहर्रिर है। चंदा का पति है जगपति, और एक वकील के जो सहयोगी होते हैं उन मुहर्रिर, वो है ये। दूर के रिश्तेदार दयाराम की शादी में डकैतों से लड़ते हुए ये घायल हो जाता है। एक रिश्तेदार की शादी में जाता है जहां पर चोरी डकैती होती हैं और वहां पर ये घायल हो जाता है। मध्य वर्गीय व्यक्ति है। इसकी जो विशेषताएं हैं वो है अफीम और तेल पीकर आत्महत्या कर लेता है। मरते वक्त 2 पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम और दूसरा कानून के नाम। चंदा जगपति की पत्नी है। ये हाथों का कड़ा बेचकर पति का इलाज कराने को तैयार है। ये सोने का कंगन था इसके पास जो अपने हाथों में पहनती थी, और उसको बेचकर अपने पति का, जो पति बीमार है, उसका इलाज कराने को वो तैयार हो जाती है।
बच्चन सिंह के साथ गर्भवती होने के आरोप में मायके में रहने को वो बाध्य होती है। बच्चन सिंह है इसमें एक जो उसकी हेल्प करता है, उसकी सहायता करता है और उसके साथ उस पर आरोप भी लगाए जाते हैं। अंत में मधुसूदन के साथ जाने की सूचना मुंशी जी के द्वारा जगपति तथा चंदा मैनपुरी के निवासी हैं। कहाँ के हैं? मैनपुरी के हैं तथा संतानहीन हैं। मैनपुरी के निवासी हैं, उनके पास संतान नहीं है। बच्चन सिंह अस्पताल में एक कंपाउंडर है। मैनपुरी के सदर अस्पताल में इसका तबादला हो जाता है बाद में। लकड़ी के धंधे में जगपति का साझीदार है। जब उसके पास बेरोजगारी से वो हताश हो जाता है जगपति, तो वह उसे बच्चन सिंह सहायता करता है। उसके लिए लकड़ी का एक स्टॉल खुलवा देता है जिससे वो लकड़ी बेचा करता था। राजा निर्बसिया एक राज्य का संतानहीन राजा। ये सभी पात्र हैं, ये आधुनिक पात्र हैं, आधुनिक समाज की जो परेशानियां हैं उनको व्यक्त करते हैं। और राजा निर्बसिया पुरातन हैं, राजा हैं जिनकी कहानी को इसके साथ जोड़ा गया है। कुशल शासक हैं, ये भी संतानहीन थे और चंदा और जगपति भी संतानहीन हैं, यानी इनके कोई बच्चा नहीं है। तो इस प्रकार दोनों की कथा को एक साथ जोड़ा है कथाकार ने। यह कुशल शासक हैं। महत रानी के भला बुरा कहने पर राज्य का यह त्याग कर देते हैं। रानी मंत्री के साथ राजा को ढूंढने जाती है। एक प्रसंग में भटियारिन के रूप में राजा के सम्मुख उपस्थित होती है। अंत में 2 पुत्रों को वह जन्म देती है। कुल देवता के मंदिर में सतीत्व की परीक्षा देती है। उसके 2 पुत्र होते हैं। राजा उस पर जिस तरह जगपति ने चंदा पर आरोप लगाए थे, उसी प्रकार राजा निर्बसिया ने रानी पर आरोप लगाए थे जब वो 2 पुत्रों को जन्म देती है। और कुल देवता के मंदिर में वो अपने सतीत्व की परीक्षा भी देती है। कहानी में गौण पात्र में कौन कौन है? माँ कथावाचक की माता है जो बच्चों को राजा निर्बसिया की कथा सुनाती है। कथावाचक है जो मैट्रिक पास है, जमुना सुनार और चाची। विशेष क्या है? लोक कथात्मक शैली पर आधारित है यह कहानी। प्राचीन एवं आधुनिक युग की 2 समानांतर कथाएं इस कहानी में साथ साथ चलती हैं। राजा निर्बसिया की कथा और जगपति और चंदा की कथा, 2 कथाएं इसमें साथ साथ चलती हैं। दोनों कथाओं की अंतिम परिणति में भेद के माध्यम से आधुनिक जीवन की जटिलता को प्रस्तुत करती है यह कहानी। अब कहानी की हम समीक्षा देखेंगे कि किस प्रकार कहानी को जोड़ा गया राजा निर्बसिया की कथा से और क्या कहानी में होता है। मुख्यतः राजा निर्बसिया एक प्रयोगधर्मी कहानी है जिसमें कहानीकार ने किस्सा गोई का प्रयोग किया है। कहानीकार की मां के द्वारा सुनाई गई राजा निर्बसिया की कहानी उपकथा के रूप में सूत्रपात करना है। लेखक ने 2 भिन्न युगों की कहानियों को समानांतर रूप में लिया है। एक पुरातन कहानी है, एक आधुनिक है। दोनों की समानताओं को उन्होंने जोड़ा है कि किस प्रकार पुराने समय में भी ये कथा प्रचलित हुआ और इस समय में भी ये हुआ है। एक राजा निर्बसिया की पौराणिक कथा और दूसरी ओर जगपति निर्बसिया की आधुनिक कथा। दोनों कहानियों की घटनाएं लगभग एक तरह की हैं, किंतु प्रतिक्रियाएं भिन्न हैं। मुख्य कथा जगपति और उसकी पत्नी चंदा दोनों के बीच त्रिकोण बने बच्चन सिंह को लेकर चलती है। कहानी में जगपति और चंदा का जीवन आर्थिक विषमता से त्रस्त है जिसका सजीव चित्रण हुआ है। आर्थिक कमजोरी में मनुष्य की मजबूरियों का सशक्त वर्णन इस कहानी में हुआ है। जगपति की बीमारी ठीक करने के लिए उसकी पत्नी चंदा को अस्पताल के कंपाउंडर से रुपए उधार लेने पड़ते हैं। जब पति बीमार है तो पत्नी सोचती है कि मेरा पति किसी भी तरीके से सही हो जाए, तो वह उसके लिए अस्पताल का एक कंपाउंडर है उससे कुछ पैसे उधार ले लेती है। बच्चन सिंह के कर्ज के रुपयों का जहर धीरे धीरे चंदा और जगपति के दाम्पत्य सुख को भी नष्ट कर देता है। बच्चन सिंह चंदा के सौंदर्य पर मोहित हो कर्ज के रुपयों के बदले चंदा के स्त्रीत्व को भंग कर देता है। वह उससे पैसे नहीं लेता और उसके साथ अनाचार करता है। उस कर्ज का जहर क्रमशः उनके जीवन में फैल जाता है
और फैलते जहर के बीच जगपति जिस अंतर्द्वंद का सामना करना पड़ता है वह कहानी में बहुत स्वाभाविक रूप से चित्रित हुआ है। जगपति इस पीड़ा से दुखी है कि वह निसंतान है, साथ ही आर्थिक विपन्नता के कारण अपनी पत्नी को दूसरे की अंकशयनी बनता हुआ देखकर वह और भी दुखी हो आत्मग्लानि से वह भर जाता है। आत्मविश्लेषण के क्षणों में वह चंदा को पूर्ण निर्दोष पाता है, इसीलिए वह आत्महत्या करने से पहले वह 2 पर्चे छोड़कर जाता है। एक पर्चे में वह चंदा को माफ कर उसके पुत्र को अपने पुत्र के रूप में अपना लेता है। दूसरे पर्चे में वह यह लिखता है कि मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर न आ जाए और आग बच्चे के हाथ से ही दिलवाई जाए। चंदा जब उससे पैसे ले लेती है कंपाउंडर से तो उसके साथ अनाचार करता है तो उससे चंदा गर्भवती हो जाती है। जब उसको पता चलता है जगपति को कि इस प्रकार का हुआ है तो उसके मायके भेज देता है कि तुम जाओ, मैं तुम्हारी साथ नहीं रहना चाहता। जब चंदा अपने मायके चली जाती है वहां वह पुत्र को जन्म देती है तो उसे बाद में वो आत्मविश्लेषण करता है जगपति कि सब मेरा ही किया हुआ है, आर्थिक विपन्नता भी उसे झेलनी पड़ी, संतान भी नहीं हुई, इस कारण चंदा ने यह राह चुनी। पर बाद में वो अपनी आत्महत्या कर लेता है और पत्र एक छोड़कर जाता है जिसमें ये सब लिखा है। इस प्रेम की कथा की अद्भुत परिणति है। इस रूप में जगपति हमारे लिए बहुत आदर्श पात्र बन जाता है। इस प्रकार संपूर्ण कहानी में वर्तमान समय के राजा या नायक जगपति की कथा का वर्णन हुआ है। कथा के बीच में उसकी अभिव्यक्ति लोक कथा के माध्यम से होती है। जैसे ही कहानी जगपति और चंदा के जीवन के दर्द से बोझिल सी होने लगती है वैसे ही लोक कथा का वर्णन होने लगता है। परंपरागत दंत कथा आधुनिक कथा के उद्देश्य को प्रकट करने में प्रभावमयता उत्पन्न करती है। लेखक की मूल संवेदना यही है कि वह बदलते हुए परिवेश को देखकर अत्यंत भावुक हो उठता है। वह देखता है कि आधुनिक मानव संक्रमण की स्थिति में जूझ रहा है, वह पूरी तरह शहरी भी नहीं हो पाया है और कस्बों के संस्कारों को छोड़ पाने के कारण मूल्यहीन जीवन जी रहा है। ये हम सभी की मानसिक स्थिति यही है कि हम पूर्ण रूप से शहरी भी पाश्चात्य सभ्यता को अपनाना चाहते हैं, नई दुनिया की चकाचौंध चाहते हैं और अपने जड़ों से हम जुड़े हुए हैं जो हमें उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो यही कारण यही इस कहानी में प्रदर्शित भी किया गया है। यहाँ तक कि वह आत्महत्या करने को विवश हो जाता है। इसी संक्रमणकालीन जीवन की विषम परिस्थितियां राजा निर्बसिया में देखने को मिलती हैं। प्रस्तुत कहानी में एक कस्बाई परिवेश पूरी तरह उभर कर सामने आया है। युगीन परिवेश व वातावरण को स्पष्ट करने के लिए ही लेखक ने प्राचीन कथा का आश्रय लिया है। आधुनिक युग के अर्थलोलुप परिवेश में कैसे मूल्यों का विखंडन होता है। तो आधुनिक युग में क्या हो रहा है, व्यक्ति एन केन प्रकरण पैसा कमाना चाहता है, चाहे वो अच्छे कार्य हों या गलत कार्य हों, तो उसी का वर्णन किया है और किस प्रकार व्यक्ति मूल्यों का विखंडन करता जा रहा है, उसके कोई नैतिक मूल्य नहीं रहे हैं। कैसे नैतिकता का स्खलन होता है, इसको प्राचीन कथा के माध्यम से लेखक और अधिक प्रभावमयता के साथ प्रस्तुत करता है। पहले के समय में पति पत्नी में निस्वार्थ प्रेम होता था। शारीरिक पवित्रता सर्वोपरि मानी जाती थी। पति पत्नी अपनी शंका का समाधान तुरंत करते थे। स्त्री के चरित्र पर शंका होने पर वह सगर्व अग्नि परीक्षा को तत्पर हो जाती थी। माता सीता के साथ भी यही हुआ था, है ना। शंका के कारण उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो पुराने समय से ही स्त्रियां वही झेलती आई हैं और वही उनके साथ होता है। ईश्वरीय चमत्कार तथा आचरण की सत्यता के कारण लोग पश्चाताप से नहीं जूझते और भयानक मानसिक यंत्रताओं से बचे हुए थे। यानी कोई शंका है, कोई दिक्कत है, परेशानी है किसी दूसरे से, तो उसको वार्तालाप करके, है ना, इसमें लिखा है अपनी शंका का समाधान तुरंत करते थे। अगर पति को पत्नी पर शंका हो रही है तो उससे बातचीत करें, उसकी समस्याओं का निवारण करें, है ना, इस तरह होता था। पर वर्तमान समय में ये नहीं हो रहा है। मानसिक स्थिति इतनी खराब कर लेते हैं अपनी सोचकर उस बारे में कि वह अधिक भयावह हो जाता है। मूल्यों का सर्वाधिक महत्व था और उसमें किसी प्रकार की टकराहट नहीं थी।
प्राचीन परिवेश की अभिव्यक्ति के साथ ही आधुनिक युग का संघर्षमय व टूटते जीवन मूल्यों वाला परिवेश भी व्यक्त हुआ है। संपत्ति मोह के कारण टूटते हुए मूल्य व्यक्ति को हताशा व अवसाद में धकेल देते हैं। पति पत्नी का जो रिश्ता सबसे पवित्र व विश्वास का माना जाता था, आज वह समझौते तक सीमित रह गया है तथा लोगों की आस्थाएं टूट रही हैं। आज थोड़े से धन के लिए व्यक्ति अपनी पत्नी तक को दांव पर लगा देता है। कमलेश्वर ने अपनी इसी संवेदना को व्यक्त करने के लिए जीवन में व्याप्त कृत्रिमता, खोखलापन, आडंबर, प्रियता आदि को दिखाने का प्रयास किया है। उन्होंने व्यक्तिक नैतिकता को महत्व दिया है। उनके पात्र प्रेम व आर्थिक संघर्ष में टूटते दिखाई देते हैं। आज संशय संदेहों का समाधान नहीं करते। आज के जो व्यक्ति हैं वह अगर किसी व्यक्ति का संशय है समाधान नहीं करते, बल्कि मन में गांठ बांध लेते हैं, मन ही मन सोच लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान युग की घुटन, टूटन, संवेदनहीनता को व्यक्त करने का कमलेश्वर जी का अनूठा एक प्रयोग है। कहानी का जो शीर्षक है राजा निर्बसिया पूर्णतः उपयुक्त है, क्योंकि प्राचीन कथा में राजा निर्बसिया है और दूसरी ओर आधुनिक कथा में जगपति भी निर्बसिया ही है। पूरी कथा जगपति और चंदा के इर्द गिर्द ही घूमती है। किस प्रकार संतान न होने पर राजा रानी को बाद में संदेह की दृष्टि से देखता है और आधुनिक कथा में जगपति चंदा को उन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है चंदा को। अतः संपूर्ण कहानी के मूल को संकेत के रूप में प्रकट करने के कारण यह शीर्षक ही उपयुक्त है। लंबी कहानी होने पर भी पाठक का तारतम्य टूटता नहीं है। उसके परिणाम के लिए पाठक को अंत तक कहानी पढ़नी पड़ती है। इसी से शीर्षक की सार्थकता है। इस कहानी में अर्थ, यौन संपत्ति, बेरोजगारी और स्त्री की मजबूरी का वर्णन हुआ है। अतः अर्थ लोलुपता के कारण गिरते नैतिक मूल्यों को खंडित आदर्शों का परिणाम अंततः निराशा, हताशा व अवसाद में होता है। इस युगीन विडंबना को लेखक ने अभिव्यक्ति प्रदान की है। कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष वह स्वयं चाहे कितनी त्रुटियां कर ले, किंतु स्त्री की एक छोटी सी भूल को वह क्षमा नहीं करता। यहाँ तक हर युग में स्त्रियों को सीता की भांति अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ती है। प्रस्तुत कहानी की भाषा एक सहज ताजगी है, भाषा में जो अपनी सहजता से पाठकों को बांधे रहती है। कहानी में बोलचाल की भाषा से साहित्यिक भाषा को अपूर्ण कथ्य क्षमता प्रदान हुई है। इस प्रकार कमलेश्वर ने बोलचाल की भाषा को तराशकर उसने अभिन्न साहित्यिक भाषा बना दिया है। इस प्रकार कह सकते हैं कि निर्बसिया जो कहानी है आर्थिक विवशताओं द्वारा दाम्पत्य संबंधों की मधुरता को कड़वाहट में बदलने, संतानहीन दंपति की सामाजिक स्थिति और मानसिक पीड़ा की कहानी है, जो आधुनिक युग के टूटते जीवन मूल्यों, आस्थाओं, विश्वासों तथा मजबूरियों को स्पष्ट करती है। और कहानी के प्रमुख कथन हैं, भूमिका भी है इसकी। आज के हर कहानीकार में कुछ कहने के लिए एक अजीब सी अकुलाहट और बेबसी है, जो निश्चय ही संक्रांति काल की देन है। संक्रमण नए और परिवेशों का जुड़ना आपस में, जिससे एक ओर यदि हमारी संवेद शक्तियों पर दबाव डाला है तो दूसरी ओर हमारी चेतना को भी उसने जागृत किया है। नई कहानी की एक और भी उपलब्धि है नई भावभूमियों का सृजन करना। नई कहानी के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर। तो नई कहानी की जो विशेषताएं हैं वह यही है, आधुनिक समाज में जो विसंगतियां हैं, समाज की स्थितियां हैं, उनका चित्रण करना। कहानी के प्रमुख कथन हैं, कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। यह जगपति का पति कह रहा है अपनी पत्नी से, चंदा से। वह उसकी बीमारी के लिए जो कर्ज लेती है तो उसको समझाता है। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन और पाप। वह उसे जब अपने कमरे में बुलाता है
कंपाउंडर उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। कालिख बुरी तरह बढ़ गई थी और सामने के पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिख में कुछ रह गया था, कुछ छूट गया था। दवा खाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भभका था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लौ बीच से फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। रात में बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थीं। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग से कह रहा था, राजा निर्बसियां अस्पताल से आ गए हैं, और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और सिसकती चंदा न जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखों में नींद न आई। जगपति उसकी जब उसके बच्चे नहीं हुए तो उसके लिए उसे कह रहा था कि तुम्हारे कब कुछ होगा। उसे लगता था जैसे कड़े मांगकर वह चंदा से पत्नीत्व का पदवी छीन लेगा। वह उससे कड़े मांगता था, कंगन हाथ में जो पहने हुए थी। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया, यानी उसे बच्चा नहीं, संतानहीनता का दुख था उसे। वह सोचता, आखिर चंदा क्या रह जाएगी। एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या। महत्वपूर्ण कथन है ये, एग्जाम में आते हैं। तो फिर क्या, वह कुछ क्या है, तो उसकी आत्मा में नासूर सा रिश्ता रहता है। अपना उपचार मांगता है, शायद काम। हाँ, यही बिल्कुल, यही जो उसकी जीवन की घड़ियों को निपट सूना न छोड़े, जिसमें वह अपनी शक्ति लगा दे, अपना मन डुबो सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके। चाहे उसमें सुख हो या दुख, आशा हो या सुरक्षा, शोषण हो या पोषण, उसे सिर्फ काम चाहिए। जब वो बेरोजगार था तो सोचता था